नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ चारों मेहमान स्टूडियो में हैं। अवधेश कुमार जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत स्वागत सर आप सभी का रविवार के इस खास कहानी कुर्सी की एपिसोड में। और आइए सबसे पहले हम आज के प्रोग्राम में बात करते हैं देश में शुरू हुए एक अजीब किस्म के नए तमाशे की। बंगाल में चुनाव अगले साल है, लेकिन उससे पहले मंदिर और मस्जिद को लेकर बवाल है। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाला प्रयोग चल रहा है और कई दिनों से इसका तमाशा आप देख रहे हैं। कल टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और अब खबर है कि बाबरी की नींव रखने के बाद मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। आज भी इस बेलडांगा इलाके में मुर्शिदाबाद में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मुस्लिम समाज के लोग दूर दराज से हाथों में ईंटें लेकर ईंट रखने के लिए मुर्शिदाबाद पहुंच रहे हैं। और ये सब जो करने वाले हैं हुमायूं कबीर, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर केवल मस्जिद ही नहीं बनेगी, 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, अस्पताल भी बनाएंगे, हेलीपैड भी बनाएंगे। चलिए, ये सब बनाने के लिए आपको पहले बाबरी मस्जिद बनाने का आइडिया सूझा, और वो भी तब सूझा जब अपनी पार्टी में इनको कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी। पार्टी ने इनको निलंबित भी कर दिया है। अब तस्वीरें आप जरा देखिए। कल यहाँ इतनी भीड़ हुई कि खुद जिसने ईंटें लेकर के लोगों को बुलाया था, वो हुमायूं कबीर उस स्थल तक ही नहीं पहुंच पाए जहां पर ईंटें रखनी थी। तो आज का एक और दिन इस तमाशे के नाम हुआ। दूर दूर से लोग आ रहे हैं और उनकी बातें अगर आप सुनेंगे तो खुद सोचिएगा कि बंगाल कहां जा रहा है। मैं आपको सुनाऊंगा वहां पहुंचने वाले लोगों की बातें। हुमायूं कबीर मुसलमानों के नायक नेता बनना चाहते हैं चुनावों से पहले। उन्होंने यह भी ऐलान किया है कि मैं अपनी अलग पार्टी बनाऊंगा और मैं ममता बनर्जी के खिलाफ 150 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। वो खुद कहां से चुनाव लड़ेंगे इसका भी ऐलान उन्होंने कर दिया है। यहां भीड़ में शामिल बहुत से लोग ये कहने वाले भी, सुनने वाले भी मिल रहे हैं कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, अब हम हुमायूं कबीर के पीछे खड़े हैं। अब अगर प्रोजेक्ट केवल इतना ही था तो इसी के लिए बाबरी मस्जिद को ढाल बनाया जा रहा है। 6 दिसंबर थी कल। 6 दिसंबर के दिन यहां मुर्शिदाबाद में बनने वाली बाबरी मस्जिद की ईंटें रखी गई, उसकी नींव डाली गई है और मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े ऐलान, तकरीरें की उन्होंने। हुमायूं कबीर ने कि हमारी मस्जिद शहीद की गई थी और आप लोग घरों से आइए। इसका चंदा इकट्ठा किया जा रहा है भाई। वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं, छोटे छोटे दान दे करके इस 300 करोड़ रुपए का जो लक्ष्य हुमायूं कबीर ने रखा है उसको पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। इतना ही नहीं, यहां पर देश विदेश से लोग बुलाए गए थे। सऊदी अरब से भी धर्मगुरु बुलाए गए थे कल के इस कार्यक्रम के अंदर। सऊदी अरब से क्या लेना देना है आपकी मस्जिद का? मस्जिद बनाने की देश में कोई रोक नहीं है, लेकिन जो चीज कानूनन सही होती है, कभी सामाजिक तौर पर वो सही है या नहीं, इसकी भी परख कर लेनी चाहिए। ममता बनर्जी ने क्या किया? मामला गया था अदालत में और अदालत ने कहा कि ये जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की ये राज्य सरकार की है। ममता बनर्जी ये सब कुछ होने दे रही हैं। खुद कल भी उन्होंने भी एक प्रोग्राम किया, कल 6 तारीख को जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ था, उस दिन को वो कुछ सामाजिक एकता इस समय इस टाइप का कुछ नाम दे करके एक दिवस मनाती हैं और वहां उन्होंने कहा कि ये नफरत फैलाने वाली राजनीति हो रही है, हम इससे लड़ेंगे। कौन कर रहा है नफरत फैलाने की राजनीति? आपका अपना नेता जो पिछले कई महीनों से लगातार ये बयान दे रहा था, भड़काऊ बयान दे रहा था, और आपने भी चंद रोज पहले उसको सिर्फ निलंबित किया है, पार्टी से निकाला भी नहीं है। कानूनी कार्रवाई की बात तो छोड़ दीजिए आप। तो ये देखिए जरा, एक कल की तस्वीरें हैं, वहां मंच पर से जो है धार्मिक तकरीरें की जा रही थी। अब पहले तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं यहां जो लोग कुछ पहुंचे हैं वो क्या कह रहे हैं। ईंटें लेकर के जो आम मुसलमान वहां पर पहुंच रहा है, उसके मन में क्या है ममता बनर्जी के लिए, समाज को लेकर के उनके साथ क्या कोई नाइंसाफी हुई थी, हुमायूं कबीर को क्या वो अपना नेता मानते हैं। जरा कुछ छोटे छोटे बयान होंगे, वो सुना दीजिए। हुमायूं कबीर, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। जो हुमायूं को टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हाँ तकबीर। हुमायूं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हुमायूं कबीर जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, हुमायूं कबीर जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। भारतवर्ष जिंदाबाद, हुमायूं कबीर साहब जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद, मुर्शिदाबाद वासी जिंदाबाद,
तो ये सब कुछ वहां पिछले कई दिनों से चल रहा है और खास तौर पर कल का दिन खास था 6 दिसंबर का, और उसके बाद आज भी वहां पर ऐसी ही भीड़ सुनाई दे रही है। क्या नारेबाजी हुई है आपने सुनी। अब मैं जरा हुमायूं कबीर की बात भी आपको सुनवा दूं। हुमायूं कबीर ने बाबरी कांड ने कहा कि बाबरी कांड ने बंगाल की सियासत में उथल पुथल मचा दी है। बाबरी मस्जिद को लेकर हुमायूं कबीर जिस तरीके से हल्ला बोल रहे हैं, उसको देखते हुए मुस्लिम वोट के बल पर कुछ इस चुनाव में रेलेवेंट बनने की कोशिश वो कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के लिए आने वाला वक्त, चुनावों का वक्त मुश्किल वो करना चाहते हैं। इस बीच हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को एक और झटका दिया। उन्होंने कहा कि वो 2026 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन करेंगे। इंडिया टीवी से बातचीत में हुमायूं कबीर ने दावा किया कि उनकी पार्टी बंगाल चुनाव में 90 सीटें जीतकर किंग मेकर बनेगी। सीट है 90 सीट, और 90 सीट में शानदार मुसलमान के लिए वोट देने के लिए, चुनाव में निर्वाचन के लिए मेरी उम्मीद है। तो मैं कितना कर पाएगी कितना नहीं कर पाएगी वो तो बाद में सोचना चाहिए। 90 सीटों का बात क्यों करें आप, तो 135 सीटों में कैंडिडेट उतारने वाले। 135 सीट तो सीट में लड़ूंगी, लेकिन 90 सीट जो मुसलमान मेजोरिटी है उनको भी लड़ेंगे। फिर 45 सीट जो हिंदू मेजोरिटी है वहाँ मेरा पार्टी को हिंदू लोग को उम्मीदवार होगी, यही बोला। मैं टोटल 135 लड़ेगी। मेरा साथ ओवैसी साहब आएगी, ओवैसी साहब को शेयर दूंगी, ओवैसी साहब को साथ गठबंधन करेंगी। तो क्या बंगाल के ओवैसी आप हैं? बंगाल का वैसे हम मैं ही नहीं बोलना चाहते, आम जनता बोल रहा है। जो बंगाल का वैसे हुमायूं कबीर है और हैदराबाद का वैसे यहाँ आएगी। दोनों भाई जोड़ के ये तृणमूल को खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी को खिलाफ लड़ेंगे। तो चलिए, ये बात कोई पूछता उससे पहले उन्होंने ही साफ कर दिए कि असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ हैं। ये वो कह रहे हैं कि हम दोनों भाई मिलकर के लड़ेंगे साथ में चुनाव, मतलब चुनाव में गठबंधन करेंगे। वो बंगाल का ओवैसी कहा जा रहा है हुमायूं कबीर को। और मैं आपको जरा ओवैसी साहब जहां से आते हैं उस शहर का भी बता देता हूं अपडेट, अभी आगे पूरी खबर आपको बताऊंगा। यही बाबरी प्रोजेक्ट वहां भी लॉन्च कर दिया गया है हैदराबाद में। हैदराबाद में भी ऐलान कर दिया गया है कि हम एक बाबरी मेमोरियल बनाएंगे, वो भी करोड़ों रुपए उसके लिए भी जो है इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो ये शहर शहर बाबरी के नाम पर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और अवधेश जी, ये यूं ही कानूनी आड़ में सब किया जाता रहेगा, इस पर कोई रोकथाम नहीं। ममता बनर्जी का एक बयान है केवल नफरत की राजनीति हो रही, तो कौन कर रहा है नफरत की राजनीति? नहीं, ऐसा है कि ममता बनर्जी के बयान पर तो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन 6 दिसंबर को कोई मस्जिद बनाए उसमें किसी को रोक नहीं है। लेकिन 6 दिसंबर को बाबरी के नाम से मस्जिद बनाना और उसकी नींव डालना, उसके साथ साथ यह घोषणा कि यहां एक बहुत बड़ा मुसलमानों का सेंटर बनेगा, जिसके लिए हम अलग से इस्लामिक केंद्र बनाने जा रहे हैं, इस्लामिक अस्पताल बनाने जा रहे हैं, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इस्लामी मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, अलग हेलीपैड बनेगा और सारा एक केंद्र होगा। यहां बड़ा मदरसा भी वहां बनेगा। वो तो बाबर जो बाबर उज्बेक से चला था, उज्बेक के इतिहास में उसको उज्बेकी डंकू कहा जाता है। मैं जो बोल रहा हूं कोई जाकर उस तथ्य को देख ले। वो अगर उसके साथ अगर देश का मुसलमान अपने को जोड़ रहा है, तो क्या इतना रिएक्शन मुख्यमंत्री का पर्याप्त है कि यह सांप्रदायिकता की राजनीति हो रही है? और क्या देश का इस ढंग से शांत बैठे रहना पर्याप्त है? किसी भी देश में जहां जनता जागरूक नहीं होती है, जनता अगर इस प्रकार के कट्टरपंथ फंडामेंटलिज्म के खिलाफ अगर सड़क पर नहीं उतरती है, तो सरकारों पर भी दबाव नहीं होता है, राजनीति पर दबाव नहीं होता है, प्रशासन पर दबाव नहीं होता है, और न्यायालय भी उसी अनुसार फैसला करती है। हाई कोर्ट ने ठीक कहा है कि है मस्जिद बनाने का किसी को अधिकार है, हम क्यों रोक लगाएं। लेकिन हाई कोर्ट ने यह नहीं सोचा कि बाबर के नाम पर बनी हुई मस्जिद को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा था कि उसके पहले वहां हिंदू अवशेष हैं, अलग अलग तथ्यों के आधार पर नकारा था। और इसीलिए उस ध्वंस को उसने, भले विध्वंस को उसने एक समय क्रिमिनल कहा था और मंदिर बनाने की अनुमति दी थी। क्या हाई कोर्ट इस बात पर विचार नहीं कर सकता था, जो संज्ञान लेती हमारे देश की कोर्ट, कि इसके करने से देश में सांप्रदायिकता पैदा होगी? क्या हाई कोर्ट ने बंगाल का इतिहास नहीं देखा कि विभाजन के सबसे बड़ा दंगा पहले वहीं हुए थे, जो ये उस समय तो हाई कोर्ट ने नहीं देखा? अब सर, विभाजन तक क्यों जा रहे हैं? अभी कुछ महीने पहले जो हिंसा हुई इसी मुर्शिदाबाद में हुई थी, इसी पर मैं आ रहा हूं, जहां गांव-गांव चला। सर, ममता बनर्जी जब मुर्शिदाबाद की हिंसा हो रही थी, जहां की नलें बंद कर दी गई, जहां की तालाब में जहर डाल दिया गया, जहां महिलाओं के कपड़े उठा लिए गए, लोग वहां से निकल गए, ममता बनर्जी दूसरे दिन कोलकाता में खड़ा होकर के इमामों के साथ बैठक कर रही थी कि मैं आपके साथ हूं,
सार्वजनिक सभा थी, और ये आरएसएस बीजेपी ने कराया है और बांग्लादेश से लोगों को बुलाई है, और 16 दिन बाद वहां की यात्रा पर गई है, और अभी तक उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और ये जो हुमायूं कबीर है, इसने कहा था कि हम 70% मुर्शिदाबाद में है, यहां भाजपाइयों को, भाजपा के समर्थकों को खदेड़ के भगा देंगे, इसने खुलेआम घोषणा किया था। जी मैं आपसे कह रहा था, मैं आपको जरा आम लोगों की बात जो वहां पहुंच रहे हैं वो सुनवाना चाहता हूं। तो इस जगह में बेलडांगा में केवल बंगाल से ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी मुसलमान लोग पहुंच रहे हैं, और यहां नाम गूंज रहा है हुमायूं कबीर का। हुमायूं कबीर इन लोगों के हीरो बन गए। यूपी से, जिला खीरी लखीमपुर से। जी सर। हुमायूं कबीर के साथ मुलाकात हुआ? हाँ, मुलाकात हुआ सर। क्या देखे, क्या माहौल देखे? माहौल बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। इंशाअल्लाह मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद ही बनेगी। मैं मुर्शिदाबाद का बेलडांगा का बासिंदा हूँ। मैं ही का स्थानीय हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है 26 के चुनाव में क्या होने वाला है? 26 का चुनाव में जिस तरह से दीदी का सरकार भ्रष्टाचार और चोरी चमारी, रेती का जिस तरह से उन लोग घपला किया हुआ है, आगे 26 का चुनाव में विधानसभा चुनाव आने वाला है। ये चुनाव में पूरा मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक भी सीट उनको मिलने वाला है ही नहीं है। उनका पूरा सोपड़ा साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर और कोई नहीं। ममता दीदी जो किया हम लोग का साथ बहुत बड़ा गद्दार किया, जिसका मतलब है मिर्जापुर। देखो 26 का चुनाव में मुर्शिदाबाद ये होने वाला, हुमायूं कबीर बड़ा नेता होने वाला है, इसे बड़ा ऊपर जाने वाला है। हम तो सोच रहे हैं ये जितना ऊपर इसको चढ़ा सकते उतना ऊपर ले जाएगा, मेरे ख्याल से। मैं दिल से कह रहा है ये मैं नहीं, मस्जिद बनाने का बात नहीं, इसका सभी बात में सच्चाई है, इसका बात सच्चाई है, यही बात सबसे हम लोग को प्यार लग गया। अच्छा, मैं देख रहा था इस इवेंट के सपोर्ट में जो लोग आए, किसी ने कहा कि भाई बाबर ने तो कोई आदेश नहीं दिया था कि जाओ अयोध्या में मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दो, ऐसा तो कोई आदेश उसने नहीं दिया। तो बाबर के नाम से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं लोग? बाबर के नाम पे मस्जिद बन रही है, तो इसके अंदर गलत क्या है? और मुर्शिदाबाद का आपने ये जो है वो देख ही लिया कि जो हिंसा वहां पर हुई थी उस वक्त क्या कहा गया था। पहले टीएमसी के नेता ये कह रहे थे जब हिंसा हो रही थी कि ये तो बांग्लादेश से लोग आए और उन्होंने हिंसा की। फिर उसके बाद जो पुलिस की रिपोर्ट आई, पुलिस की रिपोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। सब लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, गांव से निकले, घरों से निकले और भीड़ में निकले, मॉब बनाया और उसके बाद हिंसा की। उन इलाकों में जहां पर हिंदू लोग परिवार रहा करते थे, वहां जाकर घर में घुसकर 2 लोगों की एक बाप बेटे की हत्या कर दी गई थी। ठीक बताया अवधेश जी ने, पानी की टंकी में जहर मिला दिया गया था। ये सब रिपोर्टेड चीजें हैं, पुलिस की रिपोर्ट में ये बातें आई हैं। उस मुर्शिदाबाद में इस बाबरी मस्जिद के नाम पर जुटने वाले हजारों लाखों के मेले को किसी को इसमें कुछ गलत नहीं दिखाई दे रहा। सवाल यह है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है रागी जी? देखिए, आप और बाकी जितने पैनल हैं, पैनल में लोग हैं, आप रोज कहानी कुर्सी करते रहिए, छाती पीटते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब जिस कहावत है कि जब आप घर में बबूल रोपेंगे तो आम का फल नहीं मिलेगा। जिस सेकुलरिज्म को आपने पैदा किया और जिस सेकुलरिज्म को 70 साल में आपने खड़ा किया, उसी सेकुलरिज्म ने, उसी मुस्लिम अपीजमेंट ने भारत का विभाजन करवाया था। और इसके बावजूद लगा था कि भारत विभाजन होने के बाद तो हिंदू मुसलमान में अब कोई समस्या रह नहीं जाएगी। लेकिन वो आज कहां आकर के पहुंच गई है, हम सबके सामने है। एक तो मीरबाकी ने 1528 में नींव डाली थी बाबरी मस्जिद की, आज जो है वो एक दूसरा मीरबाकी पैदा हो गया है, वो पश्चिम बंगाल में। मैं बार बार इसी मंच से और कई टेलीविजन चैनलों से बार बार जब ये कहते रहा हूं कि भारत के अंदर हजारों पाकिस्तान और बांग्लादेश पल रहे हैं। जिन रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतों को आपने यहां पर बसने दिया है, रहने दिया है, वो देश को दीमक की तरह चाट रहे हो, नासूर की तरह। एक मिनट, मैं अपनी बात खत्म एक लाइन केवल जोड़ा, प्लीज मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। और मुझे फिर वो सर सैयद याद आ जाते हैं। लोग कहता था ना कि इस देश में बाबर को कौन ये करता है, औरंगजेब को कौन चेरिश करता है, तो भाई जाकर के देखो कौन चेरिश करता है। ये इसको कहा जाता है दारुल अमन। जब तक वो संख्या में कमजोर है तब तक वो दारुल अमन की बात करेगा, और जिस दिन उसकी संख्या बढ़ेगी वो
इस्लामिक शासन स्थापित करने के लिए, इस्लामिक प्रतीकों को फिर से खड़ा करने के लिए वो आकर के वहां पर खड़ा हो गया। सर सैयद ने कहा था ना 1887 और 86 में, लखनऊ मेरठ दोनों में, हम वो कौम हैं जिनके पूर्वजों ने अपनी तलवारों की धार पर 600 साल यहां राज किया है, जिनके तलवारों से यहां के लोगों की रूहें कांप जाती थी। ये मेरा भाषण नहीं है सर, ये सर सैयद का भाषण है। 1887, 1886 मेरठ और लखनऊ दोनों का भाषण एक साथ इकट्ठा कर लिया। क्या वो मानसिकता मर गई है? क्या नहीं मरी है। मैं बार बार फिर कह रहा हूं, मुसलमानों का हर तबका ऐसा ही सोचता है। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन जिस मुस्लिम राजनीति ने भारत का विभाजन कराया वह भी माइनॉरिटी थी, और उसके साथ जो है बाद में पूरा का पूरा मुस्लिम समाज उसके साथ खड़ा हुआ। आज भी वो मानसिकता जिंदा है और उसका लाखों में आप देख रहे हैं कि इसके साथ खड़ा है। किसी ने तो ये बोला, मैं सुन रहा था टीवी पर उसने कहा कि भाई जब बाबरी विध्वंस से पहले जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो ऐसे ही कार सेवा के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जा रहा था ना, तो यहां मस्जिद बनाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए दोनों में बुनियादी अंतर है। बुनियादी अंतर क्या है? राम भारत के सनातन प्रतीक हैं। भारत की सभ्यता से यदि इस्लाम को निकाल दिया जाए, क्रिश्चियनिटी को निकाल दिया जाए, तब भी भारत हो सकता है। विष्णु पुराण से लेकर के महाभारत में हमारा पूरा भारत का मानचित्र फैला हुआ है। लेकिन राम को यदि भारत से हटा दिया जाए तो भारत की सभ्यता और संस्कृति भरभरा करे। राम भारत के गुरुत्व केंद्र हैं, राम भारत के सनातन बिंदु हैं, इसलिए उसकी और इससे तुलना नहीं की जा सकती। यह तो सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कि हम बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, औरंगजेब के नाम पर हम मस्जिद बनाएंगे, तुम्हारे मंदिर तोड़ देने वाले आक्रांताओं के साथ हम खड़े हैं। तुमको जो करना है उखाड़ लो, जो तुमको करना है कर लो हमारे साथ। बेसिक बात तो यह है कि बाबर को भारत का हिंदू समाज किस लिए जानता है? बाबर आक्रांता था, इसमें किसको शक है? और राम मंदिर बाबर के सेनापति ने वहां तोड़ करके मस्जिद बनाई। अब उसमें आप विवाद में चले जाइए, कहा था नहीं कहा था, क्या आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो यही आया ना कि वहां मंदिर था पहले। तो जो जनमानस के अंदर भावना है बाबर को लेकर के, उसके बावजूद आप बाबर के नाम पर ये मस्जिद बना रहे हैं। और जो सबसे मजेदार बात जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसी अयोध्या में जहां बाबरी मस्जिद कभी खड़ी थी, बाबरी के नाम पर एक प्लॉट दिया था मस्जिद बनाने के लिए, वहां आज तक कोई काम नहीं हुआ। उसी अयोध्या के अंदर दिया गया है 5 एकड़ जमीन, वहां किसी को याद नहीं है मस्जिद बनाने की, लेकिन जहां चुनाव है वहां मस्जिद बनाई जा रही है। और ये केवल यही क्यों? वहां तो अभी कर्नाटक में तो कोई चुनाव, तेलंगाना में तो कोई चुनाव नहीं है। मुर्शिदाबाद में मस्जिद की नींव रखी गई बाबरी के नाम पर, तो तेलंगाना में बाबरी मस्जिद स्मारक बनाया जाएगा। यह ऐलान किया है तहरीके मुस्लिम शब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने। मुश्ताक मलिक ने कहा कि यह स्मारक ग्रेटर हैदराबाद में बनेगा। बाबरी मस्जिद की 33rd डेमोलिशन की एनिवर्सरी थी और एक रूटीन पब्लिक मीटिंग मस्जिद में होती है हैदराबाद में। उसमें बहरहाल हमने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भी बाबरी मस्जिद की यादगार बनेगी, और उस सिलसिले में बहरहाल ग्रेटर हैदराबाद के जुरिडिक्शन में बाबरी मस्जिद यादगार बनेगी, और उसके साथ समझिए कि कुछ वेलफेयर के इंस्टीट्यूशंस भी उसमें बनेंगे, और इस सिलसिले में हम बहुत जल्द डिक्लेयर करेंगे कि कैसे कैसे ये रहेगा और कब तक समझिए कि हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। अच्छा, इसके कोई आलोचना करे तो बार बार वही सवाल आ जाता है, इसमें बताइए कानूनी तौर पर गलत क्या है राहुल जी? देखिए, कानून और जो राजनीति है ना उसे मिक्स नहीं करना चाहिए। यहाँ पे राजनीति जो हो रही है ना वो दिखाई देती है। वो राजनीति, देखिए किसी ने बहुत अच्छे से कहा था कि जो धर्म की राजनीति होती है ना वो जहर की तरह होती है, और वो राजनीति यहाँ पे दिखाई देती है। अब एक वैक्यूम दिखाई दे रहा है बिहार के चुनाव के बाद, जैसे AIMIM जो है वहाँ पर सीटें जीत गया, तो अब लोगों को वैक्यूम दिखाई देता है कि अच्छा इस्टेब्लिश पार्टीज़ के अलावा भी लोगों को मुस्लिम नेता या फिर मुस्लिम सरोकार की चीज़ें उठाने का मौका मिला है, या मुस्लिम नेता बन जाने का मौका मिला। और वही
अगर आप ये भी पश्चिम बंगाल वाला भी जो मामला है उसको भी देखें तो यही आपको दिखाई देगा। अब बाबर के नाम पर क्यों होना चाहिए, इससे अच्छा फिर आप बिल्कुल पास में चले जाइए, जब इस्लाम जो है वो भारत में आया था उसके फिर सिंबलिज्म को उठाइए, फिर बाबर के सिंबलिज्म को क्यों उठा रहे हैं। वहाँ पर फिर सिंध में जब पहली बार उम्मेद जो खलीफा है वो आए थे, तब वहाँ से उठा देना चाहिए कि भाई वो सबसे पहले इस्लाम उन्होंने भारत में लेके आए थे। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए इसको उठाया जा रहा है कि क्योंकि एक वैक्यूम है, क्योंकि मुसलमानों का मेन स्ट्रीम पार्टीज पर विश्वास हटता जा रहा है, इसलिए कुछ लोग अपनी राजनीति के कारण। नहीं, आपको लगता है बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी से दूर जा रहे हैं? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर बिहार में उस तरह की हमने देखा कि किस तरह से दूर हुए, तो वहां पे भी हो सकता है। और ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये सारा कुछ उठाया है, उसमें भी साफ दिखाई देता है उन्होंने क्या पहले चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने एमपी का चुनाव इंडिपेंडेंटली लड़ा, उन्होंने ममता बनर्जी के उससे चुनाव लड़ा, उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर 2019 में एमपी का चुनाव लड़ा, नहीं जीत पाए। तब उनको ये दिखाई देता है कि सिर्फ धर्म की राजनीति करके मुसलमानों को ये कहकर कि आपको दबाया जा रहा है, आपको चीजें नहीं जा रही है, उसके कारण। अरे मैं वैसे बताऊं, कांग्रेस पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने इसकी निंदा की है कि ये तमाशा हो रहा है, ये आग से खेला जा रहा है, ये काम धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए, जैसा आपने कहा राजनीति के अंदर। ओवैसी साहब की स्टेटमेंट का इंतजार में कर रहा हूं, क्योंकि हुमायूं कबीर ने कहा कि ओवैसी जी हमारे साथ रहेंगे। अच्छा, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है तो दूसरे पक्ष ने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे। अब मुर्शिदाबाद के बहरामपुर में राम मंदिर बनाने के लिए शिला पूजन कर लिया गया, और कौन कर रहा है? केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार। उनका दावा है कि जल्दी मुर्शिदाबाद में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। हम राम मंदिर भी बनाएंगे मुर्शिदाबाद में। आज भी छोटे से आयोजन करके हमने राम पूजा वहां पे हमारे लोगों ने किया। आगे आने वाले समय में भव्य तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होगा। आज अगर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बन रही है, तो बाबरी मस्जिद जब बन रही है तो बाबर जो काम किए हैं, हिंदुओं को मारना, काटना, मंदिर तोड़ना, वो आगे आने वाले समय में शुरू हो जाएगा। कुछ तो शुरू हो चुका है कुछ हिस्से में। हमने देखा मुर्शिदाबाद में दंगा हुआ था, बेलडंगा में हुआ था, हिंदुओं के मंदिर तोड़े गए, घर तोड़े गए। हमने देखा कि मुर्शिदाबाद में लोग अपने जमीन से, अपने घर से पलायन करके मालदा डिस्ट्रिक्ट में जाके आश्रय लिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बंगाल की सिचुएशन बदल रही है, आगे आने वाले समय के लिए हिंदुओं को सोचना होगा कि बंगाल को अगर छोड़ना है तो कहां जाके रहेंगे। अब क्या अजीब सी बात है कि किसी राजनीतिक व्यक्ति के जवाब के लिए आप राम मंदिर खड़ा करेंगे, मतलब बाबरी के सामने, बाबरी के जवाब में आप भगवान राम का मंदिर बनाएंगे। देखिए, मुझे लगता है कि कल जब उन्होंने हुमायूं कबीर ने जब कहा था कि भाई हम 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे, तो मुझे लगता है कि उसके पहले ही सारे हिंदू संगठनों को वहां पर घेराव करना चाहिए था। और ममता बनर्जी को सिर्फ हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालने से, निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर को पहले ही गिरफ्तार कर लेना था और ये जो आधारशिला रखनी है उससे रोक देना चाहिए था। अब ममता बनर्जी कहती है कि भाई ये नजरुल इस्लाम की भूमि है, ममता बनर्जी कहती है कि विवेकानंद और रामकृष्ण की भूमि है, ममता बनर्जी कहती है रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है। लेकिन ममता बनर्जी ये सारे बयान देने के बाद भी ममता बनर्जी के अंदर हुसैन सोहरावर्दी की आत्मा घुस गई है। वो आज की तारीख में हुसैन सोहरावर्दी है, जिस हुसैन सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाकर हिंदुओं का कत्लेआम किया था। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री रहते वहां पे एक नई मुस्लिम लीग बन रही है, जो मुस्लिम लीग खत्म हो गई थी, अब नई मुस्लिम लीग का जन्म हो रहा है और उसको बनाने के पीछे ममता बनर्जी की भूमिका है और वो ये तैयार कर रही है। मुझे लग रहा है कि ये ममता बनर्जी की पूरी सोची हुई सुनियोजित साजिश है कि कैसे पूरे देश के अंदर एक माहौल खराब किया जाए, बंगाल के अंदर कैसे बाबरी मस्जिद का आधारशिला रखवा वो तो पता झाड़ रही है ना, उनका तो कहना मेरा नहीं, बिल्कुल आपकी पार्टी में था और वो तो पहले से बोल रहा था। अगर आपको लगता है कि वो आधारशिला नहीं रखे तो आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? आपने वहां पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई? क्यों उसको वहां आधारशिला रखने दिया? जब कोई होली मनाने जाता है तो उसको कोर्ट से परमिशन लेना पड़ती है, वहां पर पुलिस रहती है, अनुमति नहीं मिलती है, दुर्गा पूजा की अनुमति नहीं मिलती है, वहां पर कोर्ट में जाना पड़ता है। और उसके बाद आज ममता बनर्जी खुलकर कह रही है और हुमायूं कबीर कह रहा है कि पुलिस का पूरा समर्थन है, पुलिस सहयोग कर रही है। बयान दे रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ हो जाने दे रहे हैं, होने दो सब कुछ। वो मस्जिद बनाना चाहता है, पुलिस समर्थन में मेरे हुमायूं कबीर कह रहा है कि पुलिस का पूरा समर्थन है। बीजेपी कह रही है मंदिर बनाएंगे। देखिए, मुझे तो लगता है अगर उसको रोकेंगी तो उनका बचा खुचा मुस्लिम जो वोट बैंक है उसका क्या होगा? तो कभी तो उनको याद आएगा कि मैं मुख्यमंत्री भी हूं, उनके लिए पार्टी की नेता नहीं, वो कभी याद नहीं। इसे कहना हुसैन सोहरावर्दी बन गई है वो।
देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी कुछ आप देखेंगे। ये इसकी शुरुआत है। नहीं, बट ये ठीक है क्या जो अभी नहीं, मैं तो सुकांत मजूमदार जो बोल रहे हैं ये उनकी अपनी कमजोरी है, और मैं ये नहीं कहूंगा, ये मंत्री हैं, विवेक को लेकर के मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करूंगा, लेकिन करना क्या चाहिए था आपको? क्या यदि 1,50,00,000 बंगाल का हिंदू यदि सड़क पर उतर करके कहता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हिंसक प्रदर्शन करें, लेकिन बंगाल का यदि 1 करोड़ हिंदू कहता कि नहीं, इस देश में ये भारत के मूल्यों की बात है, हमारी सभ्यता और संस्कृति की बात है, बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं खड़ी हो सकती है, हिंदू समाज का संकल्प है ना। यदि मजूमदार को वाकई यदि गंभीरता से हम लेना है तो उनको तो पूरे हिंदुओं को बंगाल में आह्वान करना चाहिए था कि तुम जिस गली हो, जिस मोहल्ले में हो, भारत के जिस कोने से हो, आओ और मुर्शिदाबाद में हम यहां पर न्यूक नहीं रखने देंगे। हम इसका विरोध करते हैं, हम इसको बाबर के नाम पर कोई मस्जिद नहीं खड़ी होगी। मस्जिद से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन बाबर से हमारा विरोध है, और एक आक्रांता के नाम पर हम यहां मस्जिद नहीं खड़ी करने देंगे। अच्छा, योगी जी ने भी कल वैसे राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर पर काफी बातें कार्यक्रम में कही हैं, वो भी आपको हम सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि मेरी 3 पीढ़ी राम मंदिर अभियान के साथ जुड़ी हुई थी। और जोड़ दें, बस 10 सेकंड हम जोड़ दें। कल से जाकर के भारत का हिंदू समाज को चाहिए कि वो 4000 मंदिरों के कि जितने पर मस्जिदें खड़ी की गई हैं वो सारे हमको लेने चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू, जो आजकल आपको केवल टीवी की स्क्रीन पर ही दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, क्रिकेट कमेंट्री करते हैं या कार्यक्रम करते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राज्य की राजनीति में कुछ उबाल आया है। अब नवजोत कौर ने अपने पति नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस पार्टी में एक्टिव पॉलिटिक्स में वापसी करने के लिए एक शर्त रख दी है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवजोत जी के बारे में उनकी पत्नी बयान दे रही है। नवजोत कौर ने कहा कि सिद्धू तभी कांग्रेस में एक्टिव हो पाएंगे जब उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। तो पूछा गया बड़ी जिम्मेदारी क्या, तो उन्होंने कहा कि इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया जाएगा तो सिद्धू जो हैं दोबारा अपना रोल मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे कांग्रेस पार्टी में, वरना वो अभी बहुत पैसे कमा रहे हैं और बहुत खुश हैं, ये उन्होंने कहा। फिर उनसे किसी ने पूछा कि साहब, उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस पार्टी और खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बहुत अटैच्ड हैं, लेकिन वो काम करना चाहते हैं। हम एक गोल्डन पंजाब बना सकते हैं अगर नवजोत सिंह सिद्धू को जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यहां तो पहले ही कांग्रेस पार्टी में 5-5 सीएम घूम रहे हैं, मतलब 5-5 उम्मीदवार सीएम पद के, तो मुझे लगता नहीं कि वो नवजोत सिद्धू का नाम ऊपर आने देंगे। और वैसे भी मुख्यमंत्री तो वही बनता है जो 500 करोड़ रुपए का सूटकेस पार्टी को देता है। ये नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी का बयान है, सुनिए। कोई भी मतलब मैं खुल के बोलती हूँ, वो कांग्रेस के साथ अटैच्ड हैं बहुत ज्यादा, उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है, पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5-5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है। कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें, और हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको, पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे। बस हमारा तो यही वो है। अगर बीजेपी जिम्मेवारी देती है तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू वापसी करेंगे बीजेपी में? ये मैं उनकी तरफ से नहीं बता सकती। मैं उनकी करेंगे कांग्रेस अगर सीएम फेस नवजोत सिद्धू का ऐलान करे या आगे लाए तब आ सकते हैं, तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे, पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश हैं। तो सिद्धू जी खुश हैं अगर, तो उनको खुशी रहना चाहिए, वो क्यों राजनीति में आगे दुखी होना चाहते हैं दोबारा। अब मैं जो हैरानी हुई राहुल जी, जिस तरीके से नवजोत जी बात कर रही थी कि हमें जिम्मेदारी दें तो हमें फ्री हैंड दे तो हम गोल्डन स्टेट हम बना देंगे, मतलब हम दोनों मिलकर कोई फैमिली एंटरप्राइज चलाना चाहते हैं क्या आप पंजाब में? मतलब पंजाब की राजनीति इस तरह कंडीशनल होगी कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ तो मैं काम करूंगा, देखिए मुझे ना करो काम। मुझे तो बहुत पहले से यहाँ से नवजोत सिंह सिद्धू जब बीजेपी में होते थे तो वो किस तरह से एक्ट करते थे, उनको हमेशा ये लगता था कि वो जो है वो उनका पोटेंशियल जो है या उनको जो है सर्वोच्च पद मिलना चाहिए, बड़ा पद मिलना चाहिए, कुछ ज्यादा सोचते हैं अपने बारे में, बहुत मतलब उस तरह से उनका हिसाब किताब है। तो अब उनकी पत्नी ने भी वैसा ही कुछ कहा है कि भाई अगर कांग्रेस में अगर उनको पद दिया जाता है या ये दिया जाता है तो वो होगा। लेकिन कंट्रोवर्सी इससे हुई जो उन्होंने कहा कि बनता वही है जो 500 करोड़ देता है। अब देखिए ये राजनीति की सच्चाई भी है, मतलब अब मैं नहीं ये कह सकता कि 500 करोड़ देता है या नहीं देता है, लेकिन ये राजनीति की, भारतीय राजनीति की सच्चाई भी है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए आपको फंडिंग जो है वो करनी पड़ती है पार्टी की,
आपको फंड्स जुटाने पड़ते हैं। आप कर्नाटका में देखिए, कर्नाटका में भी जो पूरा मार चल रही थी, क्यों वो इसको सोल्यूशन नहीं कर पा रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति जो है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो पार्टी के ज्यादातर कार्यक्रम जो है उनको फंड कर सर। हाँ सर। अब नवजोत सिंह सिद्धू की अगर आप राजनीति देखोगे तो ये सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति रहा है। भारतीय जनता पार्टी में रहे, जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अरुण जेटली जी के लिए आप सीट दीजिए, अरुण जेटली जी को अमृतसर की सीट, हाँ सीट दी, तो किस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना ली और अरुण जेटली को सीट से हराने के लिए और अमरिंदर को सपोर्ट करने के लिए पर्दे के पीछे क्या खेल कर रहा नवजोत सिंह सिद्धू ने कि अरुण जेटली नवजोत सिंह सिद्धू के कारण चुनाव हारे। इस तरह का व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी में रहा। आम आदमी पार्टी से उसकी बातचीत चल रही थी, आम आदमी पार्टी से उसने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ तो मैं आम आदमी पार्टी में आऊंगा। अरविंद केजरीवाल तैयार नहीं हुए तो वो आम आदमी पार्टी में नहीं गए। कांग्रेस में वो प्रदेश अध्यक्ष बनते, उनके नेतृत्व में चुनाव होता है, कांग्रेस बुरी तरीके से हारती है। पिछला इलेक्शन इनके नेतृत्व में लड़ा गया था। रणजीत सिंह चन्नी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय ये अपने आप को सुपर मुख्यमंत्री समझते थे। नहीं, ये इनकी वजह से ही बिल्कुल कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी से अलग किया गया, यही कारण रहे। उसके बाद चन्नी जब मुख्यमंत्री बने और चन्नी ने कहा कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू तो समानांतर सत्ता चला रहे और ये उनको डोमिनेट कर रहे थे, उसके बाद पार्टी हार जाती है। और अभी आप इनके वाइफ कहती है कि भाई 500 करोड़ रुपए देके मुख्यमंत्री, भाई मुख्यमंत्री बनने के बाद कोई पैसा दे सकता है क्या? मुख्यमंत्री बनने के लिए पैसा दिया जाता है क्या? और अगर आपका कांग्रेस जाने और अगर आपका नवजोत सिंह सिद्धू पैसा कमा के खुश है तो पैसा कमा के खुश है, राजनीति पैसा कमाने के लिए आती है, सेवा भाव के लिए आती है। कांग्रेस को ये बात क्लैरिफाई करनी चाहिए, जो नवजोत सिंह सिद्धू अभी ऑफिशियली कांग्रेस के ही है ना, उनकी पत्नी ने कहा, वो भी चुनाव लड़ चुकी है, चुनाव लड़ती हैं, पॉलिटिकल फेस हैं वो भी, कि 500 करोड़ रुपए दिए जाते हैं तो मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, फिर एक बार कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में क्या बताता है आपको ये बयान उनका? ये नवजोत सिंह सिद्धू वाकई प्रियंका गांधी के ब्लू व्हाइट बॉय थे, सही बताया उन्होंने, प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए थे, मुख्यमंत्री आपका चलता मुख्यमंत्री उतार दिया आपने, पैदल कर दिया अमरिंदर सिंह को। और ये उस वक्त चुनाव से पहले खुल के कहते थे केजरीवाल जी कि अगर अमरिंदर सिंह को नहीं हटाया होता तो हमारी जीत मुमकिन नहीं है। चुनाव के बाद उन्होंने ये कहा था इंटरव्यू में कि हम नहीं जीत पाते अगर इन्होंने नहीं हटाया होता तो। लेकिन जो आदमी आपका ब्लू व्हाइट बॉय रहा हो, प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, आज वो ये कह रहा है कि मुझे सीएम फेस बनाओ तो मैं राजनीति करूंगा तुम्हारे लिए, वरना नहीं करूंगा। तो आपने क्या देखा था ऐसा नवजोत सिंह? डीके शिव कुमार के 500 करोड़ रुपए नहीं थे देने के लिए सर। नहीं, देखिए ऐसा है, अब कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, सबको मालूम है कि कांग्रेस कैसे चल रही है। तो कांग्रेस में कोई भी इस समय जाएगा तो शर्तों पर ही जाएगा कि हम ये काम करेंगे, दीजिए। केंद्रीय नेतृत्व पहले पंजाब का नाश किया है, कर्नाटक का नाश कर चुका है, हरियाणा नाश होने के कगार पर है, अब हो ही गया एक प्रकार से, दिल्ली खत्म कर दिया है, हिमाचल प्रदेश नाश होने के कगार पर है, गुजरात समाप्त कर दिया जहां बीजेपी थी, मध्य प्रदेश को तो खत्म कर दिया, समझिए वहां कांग्रेस दिखती ही नहीं जब मैं जाता हूं तो। जी। तो इसलिए सिद्धू ने जो कहा है वो एक स्वाभाविक स्थिति है। लेकिन मेरा कहना है, देखिए सिद्धू जी जो है वो लाफ्टर चैलेंज के लिए ठीक है। अब उनको जो है ये सब राजनीति में ना आए दोबारा, वो आए नहीं। आसिम मुनीर को पाकिस्तान में सुप्रीम पावर मिल गई है, अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी है, आर्मी चीफ भी है, फील्ड मार्शल भी है, सब कुछ है, और इसका इस्तेमाल वो कर रहा है आतंक मचाने के लिए। उसने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि एक पाकिस्तानी की जान की कीमत मेरे लिए सारे अफगानियों की जान के बराबर है। मतलब मुझे एक पाकिस्तानी के लिए अगर सारे अफगानियों की जान लेनी पड़े तो मुझे कोई गम नहीं होगा, और अब वो करके दिखा रहा है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की सेना लगातार गोलीबारी कर रही है, और यह तब हो रहा है जब इनके बीच में अभी 2 दिन पहले सऊदी अरब में 4-5वें राउंड की शांति वार्ता हुई है। जो इनका स्पिन बोल्डाक का बॉर्डर इलाका है, वहां कल रात भी फायरिंग की गई। इस हमले में 5 अफगानियों की मौत हो गई है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब यहां बेकसूर लोगों पर पाकिस्तान की सेना मोर्टार से हमले कर रही है। गरीबी की इंतहा है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान से भी बेतहाशा गरीब देश है, और उनके ऊपर ये मोर्टार और बम और ड्रोन जाने क्या क्या चला रहा है। इधर ड्यूरन लाइन पर अफगान सेना ने एक बार फिर पाकिस्तान को जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को खदेड़ दिया। कहने के तो दोनों देशों के बीच सीज फायर लागू है, मगर पाकिस्तान हर बार हमले की शुरुआत करता है। चमन और स्पिन बोल्डाक के बॉर्डर इलाकों में लगातार गोलीबारी हो रही है। मुनीर को सीडीएफ बनाकर शहबाज सरकार ने पूरे इलाके को आग में झोंक दिया है, और इसका तो अभी बस ये ट्रेलर ही मालूम पड़ रहा है। सीज फायर के बीच पाकिस्तानी आर्मी अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर बम और बारूद बरसा रही है।
पाकिस्तान की दलील है कि इन इलाकों से टीटीपी के आतंकवादी पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और अफगानिस्तान के लड़ाके, उनकी सेना इनको कवर फायर देती है और इसलिए हम वहां पर जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप अफगानिस्तान की देखिए, देखकर ही लगता है कि इस मुल्क की पहले ही क्या हालत है और अभी भी इसको पाकिस्तान चैन से जीने देना नहीं चाहता है। और यह भी स्टेटमेंट एक बार पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया था, विदेश मंत्री ने दिया था कि हम तो ऑपरेशन क्लीन ऑल आउट या क्लीन चलाने वाले थे अफगानिस्तान में, मतलब पूरी तरीके से चढ़ाई करने वाले थे, वो तो हमको कतर ने रोक दिया। और उधर दूसरी तरफ तालिबान भी ये कहता है कि हमें कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान की, उसने बॉर्डर बंद कर रखा है, कोई ट्रेड नहीं हो रहा। अफगानिस्तान कहता है मेरे पीछे तो 5 देशों की सीमाएं और लगती हैं, मैं व्यापार कर लूंगा उनके साथ। तुम किसके साथ करोगे? ना तुम्हारी अफगानिस्तान से बनती, ना हिंदुस्तान से बनती, केवल एक चीन है उसके साथ लगता हुआ कुछ उनका जो चोरी का बॉर्डर है पीओके का, उसके जरिए वहां कुछ होता है, वरना पाकिस्तान दोनों तरफ से इस वक्त पूरी मुश्किल। लेकिन इसके बावजूद वो बाज नहीं आ रहा। सवाल इस बात का है, अब अफगानिस्तान पहले ही साफ कर चुका है समीर जी कि मुझे पाकिस्तान से झगड़ा नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो लड़ाई चाहता है तो फिर हमने तो यही किया है जिंदगी भर, हमें इससे कोई गुरेज नहीं है। देखिए, पहले इनकी कतर में शांति वार्ता हुई, वो फेल हो गई। फिर तुर्की में ये लोग मिले, वो बेनतीजा रही। उसके बाद फिर अभी 4 दिसंबर को सऊदी अरब में ये लोग मिले शांति वार्ता के लिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग। वहाँ पर पाकिस्तान के जिद के चलते और अहंकार के चलते वो भी वार्ता फेल हो गई। लेकिन ये था कि भाई युद्ध विराम रहेगा, कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। वहाँ ये पाकिस्तान ने कमिट किया सऊदी अरब में, और लौट कर जब तक उनके अधिकारी आते, पाकिस्तान सेना ने अफगानिस्तान पर हमला शुरू कर दिया। और जो अमन की जो बॉर्डर है, चमन बॉर्डर, वहाँ पर अमन खत्म करने का काम इन्होंने पाकिस्तान ने किया। और पाकिस्तान में अब जिस तरीके से आसिम मुनीर को पहले तो लटकाया, वहाँ के प्रधानमंत्री ने साइन नहीं करा, उसके बाद जब उन्होंने दबाव डाला तो उनको साइन कर दिया, और जब 27 संविधान संशोधन हो गया है तो अब तो बेताज बादशाह बन गया है। तो आसिम मुनीर तय करता है कब कहाँ बंदूक की गोली घुमाना है, तोप का गोला कहाँ भेजना है। उसको रात को सपना आता है, उसने कहा भैया अफगानिस्तान पर हमला करो, सेना हमला कर रही है। इस तरीके से आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की जमीन को एक अपने घर की खेती समझ लिया है। जिस तरीके से भारत के साथ वो झगड़ा करके अपनी मुखी खा चुका है, अफगानिस्तान पर हमला करके वो मुखी खा चुका है, अब वो जिस तरीके से फिर अफगानिस्तान से हमला कर रहा है, पाकिस्तान पूरे दुनिया में एक आइसोलेटेड कंट्री बनते जा रहा है। आतंक का पनाहगार से सारी दुनिया से उसको आइसोलेशन में डालने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लगता है कि अफगानिस्तान ने जो कहा है कि भाई हम तो व्यवसाय कर लेंगे, भारत से आपका ट्रेड बंद है, बॉर्डर बंद है, आपके अफगानिस्तान से जो व्यवसाय होता था अफगानिस्तान ने वो बॉर्डर बंद कर दिए, आप व्यवसाय किसके साथ करोगे? उनको ये लग रहा है कि अब अरुणाचल प्रदेश में हम चीन का समर्थन कर देंगे कि अरुणाचल प्रदेश को चीन ने भारत अपना हिस्सा बताया पाकिस्तान ने, हाँ, और हम उसका समर्थन करेंगे तो चीन हमारी दाल रोटी चला देगा। तो चीन के भरोसे आप रहकर अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो वो भी करके देख लो। अफगानिस्तान आपको घुस के मारेगा। डूरन लाइन पर जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं कि लगातार अफगानिस्तान के लोगों को, सिविलियन लोगों को मार रहे हैं, ऐसे नहीं कि उनके लड़ाकों को मारे। अभी 8 बच्चे मारे गए, पहले महिलाएं मारी गई थी, महिलाओं पर, सिविलियन लोगों पर हमला कर रहा है। हर बार जब पाकिस्तान इनको सबक सिखाएगा, शुरुआत पाकिस्तान करता है, उसके बाद सबक इनको तालिबान ही सिखाता है। इनकी चौकियों पर इतनी बुरी मार मारता है कि पाकिस्तान की आर्मी को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, देश के अंदर वैसे तो बंदूक गोली तोप के जोर पर वो अफगानिस्तान को डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आसिम मुनीर खुद किससे डरा हुआ है इतना? इमरान खान से। और अब तो इमरान खान की पार्टी को बैन करने पर तुल गया है। पाकिस्तान की आर्मी के जो प्रवक्ता हैं, जिनको डीजी ISPR कहा जाता है, इन्होंने 2.5 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अभी पाकिस्तान में, 2.5 घंटे की, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान, उनकी पार्टी PTI, उसको गालियां दी गई, कोसा गया, और इमरान खान का नाम नहीं लिया। लेकिन इमरान खान को उन्होंने कहा कि इस देश में एक आदमी है जो दिमागी तौर पर बीमार है, मतलब पागल है, और वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक खतरा है। और उन्होंने शब्द पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किए, नार्सिसिस्ट है, मतलब बहुत बड़ी ईगो वाला आदमी है, और वो जाने अपने आप को क्या समझता है। और हाँ, और अब ये देश को देखना होगा कि उस व्यक्ति के साथ क्या सलूक किया जाए। और इसके बाद क्यों लेते ही जैसे ही सेना का ये स्टेटमेंट आया, वैसे अपने आप में बड़ी अजीबोगरीब बात है कि किसी देश की सेना देश के एक नेता के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सोचिए, ये पाकिस्तान में ही मुमकिन है। और अब तो चूंकि उन्होंने लगभग अपने संविधान में ये डाल दिया है कि देश पाकिस्तान की सेना चलाती है, तो अब उन्होंने वो पर्दा भी रहा सहा जो था उसको भी गिरा दिया ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और अंत में ये तुर्रा ये कि अंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी ISPR ने ये भी कहा कि हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक पॉलिटिकल नेता के ऊपर कर रहे हो। और इसके बाद फिर जो उनकी सरकार है, वहां पर सरकार के मंत्रियों ने आकर बयान देने शुरू किए कि इमरान खान देश के लिए खतरा है,
इमरान खान को अब हम जेल में किसी से मिलने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी बहन से हमने इनको मिलवाया था और हमने मना किया था कि आप वहां से कोई पॉलिटिकल मैसेज जारी नहीं करेंगे। इनकी बहन ने सोशल मीडिया पर इमरान खान का एक मैसेज पोस्ट किया जिसमें उसने आसिम मुनीर के लिए बहुत सारी बातें कही थी। तो उन्होंने कहा कि अब इमरान खान को हम फिर से उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा रहे हैं और ये भी बातें हो रही हैं कि इनकी पार्टी को बैन कर दिया जाए। पहले भी पिछले इलेक्शन में भी 2024 के इलेक्शन में इनकी पार्टी को बैन किया गया था, लेकिन वो इलेक्शन के लिए बैन किया गया था। अब पाकिस्तान में बात चल रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पूरे तौर पर प्रतिबंधित कर दिया जाए, और यह बात वहां के एक सीनियर पत्रकार हामिद मीर ने बताई। तो मतलब इमरान खान जेल में है, इतना ही काफी नहीं है, इतना डर है वहां के तानाशाह आसिम मुनीर को और वहां के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की भाई की जोड़ी को कि अब ये इमरान खान की पार्टी को पूरी तरीके से प्रतिबंधित करना चाहते हैं। राहुल जी, देखिए वहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है। एक तो इमरान खान जो है वो फौज को लेकर पहले से ही आक्रामक हैं और फौज के खिलाफ जिस तरह से पीटीआई ने मोर्चा खोल रखा है और उन्होंने जिस तरह से बयान दिए हैं। अभी हाल ही में उनसे जुड़े एक सांसद ने कहा कि अगर इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बवाल वहाँ पर मचा हुआ है और ये साफ किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो पीटीआई है वो इसको लेकर आक्रामक रवैया ही अपनाएगी। आगे आने वाले दिनों में किस तरह से वहाँ पे माहौल बनेगा, देखिए हमने ये भी देखा था कि आसिम मुनीर को जिस तरह से पावर्स दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ चेंज करने के बाद, किस तरह से जुडिशरी में उसका रिएक्शन हुआ था। लगातार जो है कई सारे जजेस ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और बहुत सारा वहाँ पे विरोध जो है इस बात का हो रहा है कि किस तरह से फौज जो है वो पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है वहाँ पर पाकिस्तान की सर्वा हो जाएगी। और यही नहीं है, अब न्यूक्लियर बटन जो है वो भी सिविलियन अथॉरिटी से वहाँ निकल गया है और आसिम मुनीर के पास है। तो ऐसे में ये सारे माहौल को देखते हुए वहां पर काफी ज्यादा अंदर विरोध जो नहीं, अगर ये लेकिन इमरान खान की पार्टी को बैन करते हैं तो आपको लगता है कि हंगामा होगा पाकिस्तान में? वरना वैसे तो 2.5 साल से जेल में बंद है, क्या किया इमरान की पार्टी? नहीं, इमरान की पार्टी के जब विरोध प्रदर्शन आपको याद होगा जब होते थे तो उसके बाद इतनी मार मारी है इनकी फौज ने, उसके बावजूद वहां पे सिविलियन जो लोग हैं या फिर नेता हैं वो इस बात को नहीं मानना चाहते हैं कि फौज जो है वो पूरी तरह से जो है पाकिस्तान को चलाए। और ऐसे में अगर इस तरह से इमरान खान को जो है कि हम उससे मिलने नहीं देंगे, वो जो है उनकी ऊपर जो खतरा, बीच में जो बात चल पड़ी थी कि इमरान खान जिंदा भी हैं कि नहीं, तो जिस तरह से वहां पे जेल के बाद उसके बाद लगातार ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि पीटीआई ऐसा नहीं कि फोर्स नहीं है। मेरा सवाल ये, नहीं फोर्स तो बहुत है इनको, मैंने कल चेक किया, इनको आप जानते हैं कितना % वोट मिला था 2024 के इलेक्शन में, जिस इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी बैन थी, मतलब सिंबल नहीं था इमरान खान का, इनका सिंबल है क्रिकेट का बैट, लोग चले सिंबल नहीं दिया था तो ये टिकट नहीं दे पाए। तो जिनको इमरान खान की पार्टी नेशनल इलेक्शन में टिकट देना चाहती थी उन सबको निर्दलीय खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी संख्या जीतने वालों की निर्दलीय थी, 90 से ज्यादा लोग इमरान खान के बिना टिकट के जीत के आ गए। तो अगर आप उस सेंस में देखें तो लार्जेस्ट पार्टी इंडिपेंडेंट्स की थी और वो सारे इमरान खान के थे। उसके बावजूद तोड़फोड़ करके आप सोचिए कि वो आदमी अगर उसके अपने सिंबल पे लड़ा होता तो ये तो फुल मेजॉरिटी की सरकार बनाता। लेकिन कितना वोट मिला आप जरा अंदाजा लगाइए, 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 84 लाख वोट मिला था इमरान खान को, जो कि पाकिस्तान के उस रिग्ड पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी 30% वोट है। और नवाज की 30% वोट ऐसे मतलब बिल्कुल रिग्ड इलेक्शन में नवाज की पार्टी से ज्यादा वोट मिला। और अगर वो नॉर्मल इलेक्शन होता, फ्री फेयर इलेक्शन होता तो 45-50% वोट लेके आता। उस व्यक्ति की पार्टी को आप पूरी तरीके से बैन करते हैं, क्या पाकिस्तान ये होने देगा? लोग मतलब होने देंगे? अब देखिए, मुझे तो लगता है पाकिस्तानी लोग होने क्या देंगे, होने दे रहे हैं। सही बात है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जब इमरान खान से मिल करके आए थे और आने के बाद यदि वाकई वो जज्बा होता कि मुझे अपने नेता को, मेरा जो नेता है उसको गलत तरीके से जो है वो आसिफ मुनीर ने जेल में बंद करके रखा है, यदि हमको उसको छुड़ाना है तो वो सड़कों पर होते। वो एक दिन की लड़ाई तो होती नहीं है, राजनीतिक लड़ाई तो आपको 10 महीनों चलती रहती है। जब इमरान खान की पार्टी के नेता जो बचे हुए, जो जेल में नहीं है, यदि वो तय कर लेते हैं संघर्ष का रास्ता और वो ये तय करते हैं कि जब तक इमरान खान को हम बाहर नहीं लेके, पाकिस्तान में चाहे अराजकता हो या कुछ हो, चाहे हमारी लाशें गिर जाए, लेकिन हम पाकिस्तान को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर दायरे में लाएंगे, ना कि एक आसिफ मुनीर जैसा आदमी जो है वो पाकिस्तान में सरकार चलाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप के तौर पर एक मिलिट्री शासक वहां पर काम करेगा। विदाउट एज लिमिट ऑफ
रिटायरमेंट कर मैं सुन रहा था वहाँ पे एक अलायंस बना है पाकिस्तान में जो कि इसका पूरा विरोध करने का उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि आसिम मुनीर को जिस तरह से सर सारा कॉन्स्टिट्यूशन बदल डाला, क्या कर लिया लोगों ने? ये देखिए उनकी तो ताकत है ना, अभी बदल दिया, लेकिन विरोध तो शुरू हो ही गया। राहुल जी, पाकिस्तान का हिस्ट्री देखें, जब जियाउल हक हुए तो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को बैन किया और लंबे समय तक बैन रहा। उसी समय नवाज शरीफ आए, जब मुशर्रफ आए तो दोनों प्रमुख पार्टियों को बैन किया, नेताओं को जेल में डाला, जो बचे थे उनको बाहर निकाल दिया। फिर जब लोकतंत्र आया, मुशर्रफ विदेश से आ रहे थे, उनकी पार्टी बैन हो गई, कोर्ट ने ही बैन कर दिया है। पाकिस्तान की यह परंपरा है। देखिए, पाकिस्तान इस्लाम के आधार पर, वो मिलिट्री इस्लाम के आधार पर बना है, दंगे करके, हिंसा करके, दबाव, वो युद्ध और हिंसा के बगैर पाकिस्तान का अस्तित्व तो नहीं है। उसमें भी जब आप एक मार्शल को आप खड़ा कर देते हैं कि तुम चलो, तुम देश चलाओ, तो वो क्या कर सकता है? लेकिन वो बैन होगा। बैन करने के पहले वो क्या करेंगे, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जगह बनाएंगे कि जेल में कितनी जगह है, कितने को हम अंदर डाल सकते हैं, कितने को देश के बाहर भेजने को मजबूर कर सकते हैं। ये सारी कोशिश होगी, उसके बाद वो बैन तैयारी के साथ बैन करेंगे। आप एक कॉमेंट देने पर अगली खबर बताता हूं। बस एक छोटा सा सिर्फ जिक्र करना है। देखिए, ये क्यों होता है? जब वंश परंपरा में राजनीति उसके केंद्र में चलती है ना, तब ये जाकर के होता है। आप यदि वाकई लोकतंत्र होता तो ऐसा नहीं होता। एक पार्टी, एक परिवार जब सत्ता के केंद्र में होता है ना, तो वो तो अपनी को कंटिन्यूटी करने के लिए वो मुशर्रफ से भी क्या, वो मुनीर से कर लेगा, मुशर्रफ से कर लेगा, किसी और जनरल से कर लेगा, किसी और से कर लेगा। इसके प्रति भारत में भी गंभीरता आनी चाहिए। लेकिन आप सोचिए कैसे बेशरम इनके नेता हैं ये, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जिन्होंने सबने इस संविधान संशोधन में साथ दिया। तुमने अपना देश सेना के हवाले कर दिया हमेशा हमेशा के लिए, संवैधानिक तौर पर। सर, देश के गद्दार है, कोई आवाज भी नहीं उठ रही है। देश का गद्दार है ये। जरदारी के लिए तो और भी सोच रहे थे कि उसकी पत्नी को मरवा दिया, उसके पिता को हैंग कर दिया। और तुम्हारा बेटा आने वाले वक्त में राजनीति करेगा तो वो भी इनके बूटों के तले ही रहेगा। बिल्कुल भी देखा है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री रूलर्स हुए हैं, उनका हर्ष क्या हुआ है? या तो उन्हें पाकिस्तान से भागना पड़ा है या लटका दिया। सर, वही में हम लोग कई दिनों तक इस पे बहस की कि इस बार अंतर यह है ना कि इस बार वो कू तो संवैधानिक कू हो गया ना। सरकार से पंगा नहीं लिया, सरकार ने बनाया संवैधानिक है। संविधान जिस तरह से उन्होंने चेंज किया है, आने वाले समय में दोबारा भी चेंज हो सकता है। लेकिन ये बात है कि जनता वहां पर ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बात आपने कही कि मैं भी सोच रहा था कभी कोई आएगा जो दोबारा उसके संविधान को, संविधान में सिविलियन सुप्रीमेसी कायम करेगा। वो कौन होगा? कर सकता है वो तो जेल में। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट चुप है, बीच में तो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव हो गया था सर। लेकिन यहाँ भारत भी लगातार डोज देने में कमी नहीं कर रहा है आसिम मुनीर और पाकिस्तान को। पाकिस्तान की हरकतों पर उधर से अफगानिस्तान देता है जवाब। अब ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र एक बार फिर भारत के रक्षा मंत्री ने किया। राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय सेना ने बहुत प्रभावी तरीके से अंजाम दिया और देखा कि आतंकियों का हश्र क्या हुआ, ये दुनिया ने देखा। वैसे करने तो हम बहुत कुछ और वाले थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय दिया, उतना ही किया जितना जरूरी था। अभी कुछ ही महीने पहले हमने देखा जब पहलगाम के दुर्दांत आतंकी हमले का जवाब देते हुए हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर को प्रभावी तरीके से अंजाम दिया, तो आतंकियों का क्या हश्र किया ये दुनिया जानती है। वैसे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमारी सेनाओं ने पराक्रम के साथ साथ धैर्य का भी परिचय देते हुए उतना ही किया जितना कि आवश्यक था। उतना ही किया जितना आवश्यक था। तभी यहां पर देश में अपोजिशन की पार्टियां कह रही थी रुक क्यों गए, अभी तो और करते। तो राजनाथ जी ने लगभग उनको भी जवाब दे दिया, भाई उतना ही किया जितनी की आवश्यकता थी, करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। समीर जी, निश्चित रूप से देखिए, राजनाथ सिंह जी का लगातार बयान आ रहा है, मतलब, और राजनाथ सिंह ने तो भी एक बहुत अच्छा बयान दिया था। तो ये तो ठीक है, रक्षा मंत्री है तो उन्हें रक्षा से जुड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयान दिया। इसके पहले भी जो परसों उनका बयान आया था ऑपरेशन नेहरू के लेके, वो भी बहुत एक शानदार बयान था राजनाथ सिंह जी का। और देखिए, बहुत स्पष्ट है जिस तरीके से रक्षा मंत्री ने कहा। इसके पहले अजीत डोभाल ने इसका जिक्र किया, इसके पहले उपेंद्र द्विवेदी जी ने उसका जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी इसका जिक्र कर चुके हैं कि भाई हम चाहते तो उससे बड़ा बदला पाकिस्तान से ले सकते थे, लेकिन हमारा वहां की आवाम से और वहां की सरकार से नहीं है। आतंकवादी के जो लॉन्चिंग पैड थे हमें उन्हें खत्म करना था, और हमें जितनी जरूरत थी हमने उतनी ही कार्रवाई की। सबक सिखाने के लिए बताया। इस किस्म के स्टेटमेंट्स जो लगातार दिए जा रहे हैं भारत की तरफ से, हमारी सेनाओं के प्रमुख देते हों, अलग अलग सेनाओं के, या राजनाथ जी देते हों,
इससे वाकई कोई प्रेशर बनता है पाकिस्तान? निश्चित रूप से पाकिस्तान डरा हुआ है लगातार। और पाकिस्तान के जो बयान आते हैं, राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद आया, NSA अजीत डोभाल के बयान के बाद पाकिस्तान का जो बयान आता है, पाकिस्तान को डर है कि ऑपरेशन सिंदूर में जितना हमें कैजुअलिटी हुई है, जितना हमें पीटा है, जिस तरीके से रक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बयान आ रहा है, जिस तरीके से उपेंद्र द्विवेदी और CDS ने बाद में बयान दिया, तो क्या भारत और कह के रखा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है? तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ये डरा हुआ है और भारत की सरकार और भारत की सेना बार बार पाकिस्तान को चेता रही है कि भाई अब अगर आपने कोई गलती की तो उसका परिणाम इतना भयंकर होगा कि आपकी 7 पुश्तें भी सोचेगी अगली बार हमला करने के पहले, तो अब आप सुधर जाओ। तो मुझे लग रहा है कि बार बार बताया जा रहा है कि अब हिम्मत मत करना कोई हरकत करने की। चलिए आप दूसरी जंग की बात कर लेते हैं दुनिया में, जिसका हल अभी तक किसी के पास नहीं है। वो है रूस और यूक्रेन की जंग। रूस ने एक तरफ शांति वार्ता के लिए लोगों को अपने आमंत्रित किया, उनकी बात हुई ट्रंप के दूत से और दामाद से। वहीं दूसरी ओर उसने यूक्रेन के ऊपर हमलों की तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। अब ये सवाल, ये देखिए तस्वीरें, उनके रेलवे नेटवर्क पर हमला किया, उनके बिजली संयंत्रों पर हमला किया। सर्दी का महीना चल रहा है और वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है यूक्रेन में, और वहाँ पर इस वक्त उनकी बताया जा रहा है कि उनकी कोशिश ये है कि लोग, आम जो शहरी हैं, निवासी हैं यूक्रेन के, उनको सर्दी में बिजली के लिए तरसा दें ताकि उनका भी दबाव अपनी सरकार पर बने और वो हथियार छोड़ें। अब सवाल ये कि युद्ध कहाँ तक जाकर के रुकेगा। ट्रंप और उनकी टीम कोशिश तो कर रही है कि ये जंग यहीं रोक दी जाए, लेकिन दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमला किया और 653 सुइसाइड ड्रोन्स और 51 मिसाइल्स यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर दागी। कीव के फास्तिव रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया, यहां एक ऊर्जा संयंत्र को भी तबाह कर दिया। उधर रूस ने कई शहरों में तबाही मचाई है। जेलेंस्की ने इस बीच ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, जिनको अब दूत के तौर पर नियुक्त किया हुआ है ट्रंप ने, इनसे काफी लंबी चौड़ी बातचीत की और उन्होंने कहा कि हमने रूस के विध्वंसक इरादों पर बात की है। जेलेंस्की ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए इस फोन कॉल की जानकारी दी और यही लोग गए थे मॉस्को। आप याद कीजिए, अब से 4-5 दिन पहले पुतिन जब भारत आए उससे पहले इन लोगों की 5 घंटे आमने सामने पुतिन के साथ मुलाकात हुई, इन्हीं दोनों लोगों की। तो जेलेंस्की ने अब इन्हीं लोगों से बात की है। वो कह रहे हैं कि रूस का पागलपन इस जंग का जिम्मेदार है। उधर रूस ने जंग रोकने के लिए अब जेलेंस्की के सामने 2 शर्तें रखी हैं। 2 प्रांत जेलेंस्की दे दें अपने, लुहांस्क और डोनेस्क, और उसके बाद वो हो सकता है अपने हमले जो हैं वो कम कर दे या ये शांति की तरफ ये मामला बढ़ सकता है। तो अब जेलेंस्की को फैसला यही करना है और लोग कह रहे हैं कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, कि जितनी जमीन कब्जा कर चुका है रूस, वो जमीन तो जाने ही दे। इसके अलावा वो और जितने हिस्से पर दावा कर रहा है, देर सवेर वो उस पर भी कब्जा कर लेगा, लेकिन तब तक और बहुत जाने जाएंगी। क्या जेलेंस्की को वो शर्त मान लेनी चाहिए? डोनेस्क और लुहांस्क ये 2 प्रांत हैं। अगर जेलेंस्की पुतिन को ये दोनों दे दें तो ये जंग रुक सकती है। यूक्रेन का डेलीगेशन अमेरिका में है, जहां ट्रंप और मार्को रूबियो उनके विदेश मंत्री के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, और जेलेंस्की कल जाने वाले हैं लंदन, जहां पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से उनकी मुलाकात होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी होंगे और जर्मनी के चांसलर भी होंगे। इस मीटिंग का मकसद यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर बातचीत करना है। अब प्रोफेसर साहब, कहीं आपको लग रहा है कि जेलेंस्की अब आखिरकार हर तरफ से पड़ रहे दबाव के बाद मजबूर हो रूस की शर्तें मानने को, या यूरोप में उनको अभी भी एक उम्मीद दिखाई देती है कि ये लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे? देखिए, मुझे 2 समझने की बात है दर्शकों के लिए कि यूरोप यानी नाटो के जो यूरोपियन मेंबर्स हैं वो और अमेरिका, 2 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो यूक्रेन के लिए खड़े हो सकते थे इस युद्ध में। और यदि ये दोनों एक साथ खड़े हो जाते तो हो सकता था कि रसिया के लिए मामला बड़ा मुश्किल होता, और तब ये एक वर्ल्ड वार की शक्ल में इस रूप में दिखता कि चाइना उस रसिया के साथ आता और फिर एक बड़े युद्ध का फैलाव बहुत बड़ा हो जाता। तब आप हो सकता है कि जो आप आज की बमबारी सब और मिसाइलें जो है वो आप यूक्रेन तक सीमित देख रहे हैं, वो आपको दिखाई देता कि यूरोप के बड़े बड़े कंट्री जो हैं वो बहुत दूर जो खड़े हैं उन तक भी रसिया की मिसाइलें होती, और हो सकता था कि रसियन जो है क्षेत्र वो आज लंबी दूरी के मिसाइलों के मार से जो बचा हुआ है वो रसिया भी युद्ध की चपेट में, उसका भी बहुत अच्छा खासा नुकसान हो गया। लेकिन स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि अमेरिका ने इससे अपना हाथ खींच लिया है। अमेरिका ने बहुत साफ कर दिया है कि हम वहां पर कोई इस प्रकार न तो अपने आर्म फोर्सेस भेजने जा रहे हैं, न हम इस युद्ध में डायरेक्ट शरीक होने जा रहे हैं, और न पैसा देंगे। यूरोप चाहता है खास करके जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस,
ये 3 ऐसे बड़े कंट्री हैं, उनको लगता है उनका रसिया के साथ पहले से भी ईगो का टकराव है। वो किसी तरीके से चाहते हैं कि यूक्रेन इस युद्ध में बना रहे, उसकी सार्थकता बनी रहे, लेकिन आज के दिन में वो भी इस स्थिति पर आकर के नहीं खड़े। उसमें लगभग 6 से 8% का उछाल आता है फ्लाइट्स बुकिंग के अंदर। उस सीजन में जिस एयरलाइन के पास 64% का शेयर है नागरिक उड्डयन का, वो एयरलाइन बैठ गई और इंडिगो क्राइसिस अभी भी जारी है। कल शनिवार को 900 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। लगातार यात्री अभी भी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। जो घर आ सकता है वापस वो घर आ गया, लेकिन जो बीच की फ्लाइट पकड़ रहा है वो जाने कहां रात बिताता होगा। पूरे परिवार के साथ लोग फ्लाइट बुक करते हैं, घर से निकलने से पहले ही मैसेज आ जाता है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। इंडिगो एयरलाइंस की 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं अभी तक। आज भी इंडिगो की 6.5 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और अब ये एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है ये क्राइसिस चलते। हैदराबाद से इंडिगो की 115 उड़ानें कैंसिल की गई, मुंबई से 112 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं, अहमदाबाद से 32 और चेन्नई से आज 38 फ्लाइट्स उड़ान नहीं भर पाई हैं। और इंडिगो के ऑपरेशनल संकट के बीच यात्री आज भी एयरपोर्ट पर इंतजार ही बस करते रहे। दिल्ली से लेकर मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, यूं ही इंडिगो का ये जो शर्मनाक एक सरेंडर है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि सरेंडर तो सरकार ने भी किया, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। जिन नियमों की वजह से जिनका पालन कराना था, 2 साल का वक्त था इंडिगो के पास उन नियमों के लागू होने तक अपनी तैयारी पूरी करने का, जो बाकी एयरलाइंस ने की, लेकिन इस सबसे बड़ी एयरलाइन ने नहीं की। सरकार ने वो नियम फिलहाल वापस ले लिया है। सरकार ने एक कमेटी भी बना दी है, जांच की जा रही है इंडिगो के साथ क्या हुआ। इंडिगो के सीईओ को सरकार की तरफ से नोटिस जारी करके पूछा गया है और 24 घंटे में, आज ही वो 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, उनको अपना जवाब देना पड़ेगा कि ये क्राइसिस आखिर क्यों हुआ। लेकिन इस क्राइसिस ने, आप सोचिए, दुनिया भर में हमारी छवि क्या बनाई। दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन सेक्टर जिस देश का हो, वो एक एयरलाइन की वजह से ठप हो जाता है। ठप मतलब चक्का ही रुक जाता है उसका, ये हालात बन गए। दूसरा, जो दूसरी एयरलाइन मनमाने एयरफेयर वसूल रही थी, 80,000 लेके 1 लाख रुपए तक के एयर टिकट कर दिए, उस पर भी अब सरकार ने नकेल कसी है और डिस्टेंस के मुताबिक एक मैक्सिमम फेयर की पॉलिसी उन्होंने अनाउंस कर दी है कि 5,000 किलोमीटर तक, 500 किलोमीटर तक इतना 7,000 रुपया, इतना है तो 15,000 रुपया, तो मैक्सिमम किराया जो है वो निर्धारित कर दिया है ताकि बाकी एयरलाइन मुनाफाखोरी ना कर पाए। सुन नहीं रही अभी भी हो रहा है। आया ना आज ही खबर छापी कि सरकारी दवा किराए की सीमा सारे भुक्तभोगी हकीकत, लेकिन 250 किलोमीटर का फेयर 44,000 रुपए वसूल कर रही है एयरलाइंस उसके बाद भी। तो ये तो स्थिति की। अच्छा, इनके इंडिगो ने कहा है कि हमको पूरी तरीके से नॉर्मल होने में 10 से 15 दिसंबर के बीच का वक्त लगेगा। मतलब उसके बीच में कहीं जाकर के हमसे तो इंडिगो की है ना कि आपने अपने पायलट्स की जो भर्ती है उसे रोके रखा, आपने समय पर नहीं किया। दूसरी तरफ डीजीसीए और जो एविएशन मंत्रालय है उसने क्यों नहीं ध्यान दिया कि ये अपनी रोस्टर को ठीक कर रहे हैं या पायलट्स को जो है रिक्रूट कर रहे हैं। तो ये सारी गलतियां हैं और डीजीसीए और एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो लगभग ऐसा लगता है डेड है, जिन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। एविएशन मिनिस्ट्री ने ध्यान नहीं दिया, डीजीसीए ने ध्यान नहीं दिया कि जो तुमने नियम बनाए हैं, और उसको कई बार एक्सटेंड किया गया उसकी टाइमलाइन को कि अभी और वक्त देते हैं एयरलाइन को उसका पालन करने के लिए। 2 साल में वो काम नहीं कर पाई। क्रू हायर नहीं किया, पायलट हायर नहीं किए। आपको एक अंदाजा देता हूं मैं आंकड़ों का, लगभग 2200 के करीब फ्लाइट एक दिन में ऑपरेट करता है इंडिगो। इसके पास 400 जहाज हैं लगभग, मतलब मोटा मोटा बता रहा हूं मैं। इसको अगर आप डिवाइड कीजिए कि एक एयरक्राफ्ट, एक जहाज दिन में कितने चक्कर लगाता है, कितनी फ्लाइट लेता है, वो ये आंकड़ा 5 के ऊपर जाता है। एक हवाई जहाज एक दिन में 5 बार उड़ान भरता है। 5 बार उड़ान का मतलब 5 बार पायलट को यह काम करना पड़ता है। और क्या नियम बनाया था सरकार ने? विश्व में दूसरे देशों के अंदर एक पायलट और क्रू के लिए जो पर्याप्त रेस्ट का वक्त है, उसके हिसाब से हमारे यहां भी नियम बने। उसको हफ्ते में छुट्टी मिले, उसको एक फ्लाइट के बाद, एक दिन के बाद मिनिमम इतने घंटे का आराम मिले। ये सब पैसेंजर सेफ्टी के लिए था, ये नियम बनाए थे। और वो उसको लागू करने में इंडिगो कहती है कि हमसे ये गड़बड़ हो गई कि हमें इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट था, मतलब इसका हमारे पूरे सिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, हम अनुमान लगाने में असफल रहे। यह अनुमान लगाने की बात ही नहीं थी और यह अनुमान को आपको 2 साल से लगाना था। 2 साल से आप ये काम नहीं कर पाए और अभी तक आप नॉर्मल नहीं हो पाए हो। अभी भी आप कह रहे हो मुझे 1 हफ्ता और लगेगा सारी सिस्टम को ठीक करने में। बिल्कुल आपने सही कहा। ये पिछले 6 महीने की बात नहीं थी, ये 2 साल पहले था। 2 साल पहले से ही डीजीसीए इसके बारे में बातचीत कर रहा था, उनको बता दिया गया था।
देखिए, मुझे तो लगता है कि डीजीसीए ने जो इंडिगो को शो कॉज नोटिस दिया है, ये तो बेमतलब है। डीजीसीए को क्या ये जानकारी नहीं थी? कायदे से मंत्रालय को डीजीसीए के जितने पदाधिकारी हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए था, उनको शो कॉज नोटिस देना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? और जो सिविल एविएशन में बैठे हुए ज्वाइंट सेक्रेटरी लोग बैठे हैं, वो क्या प्याज छिल रहे थे इतने दिनों से? वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को उनको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी कि कौन सा, उनको पता होता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है। उनको जानकारी नहीं थी क्या इसके बारे में? उनको जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी क्या इसके बारे में? यदि आपको पता है इन सारी चीजों के बारे में और यदि नहीं था तो फिर आप मंत्रालय में कर क्या रहे थे? सर, अब दो बातें चल रही हैं। एक तो सरकार कोई बहुत सख्त एक्शन लेना चाहती है, ऐसा बताया जा रहा है इंडिगो के खिलाफ, तभी सीईओ से जवाब मांगा गया है, पहला। दूसरा, इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जितने लोगों का नुकसान हुआ है इसमें, सबकी भरपाई इंडिगो को करनी पड़ेगी। और तीसरी बात सर, ये कहा जा रहा है कि अब इंडिगो के एयर रूट्स जो हैं वो उससे वापस लिए जाएंगे और कुछ एयर रूट्स वापस लिए जाएं और उसमें बाकी एयरलाइंस को जगह जिसके पास 64% अब वापस लीजिए ना, जब वो नहीं चला सकता तो वो रूट वापस लिए जाए। सौरभ जी, इसका देखिए, एविएशन मिनिस्ट्री की गलती है, डीजीसीए की गलती है। मैंने हो रहे थे क्या? देखिए, इसका पहले क्लियर कर रही आप ये क्या, अब इंडिगो के पास जो मार्केट शेयर है, इसीलिए है ना क्योंकि आपने रूट दिए में उसको। इंडस्ट्री तो ऐसे ही चलती है ना, तो वो उस रूट उसके कुछ वापस लेके अब औरों को देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, दूसरों ने कैपेसिटी भी बढ़ाई है, दूसरी एयरलाइंस ने इस क्राइसिस से लोगों को निकालने के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, अपने फ्लाइट्स के ज्यादा फ्लाइट्स उड़ाने की कोशिश की है। वो भी तो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी तो इसी रूल्स को लागू कर लिया था किया उन्होंने। इसका मतलब इंडिगो ने रूल्स को लागू नहीं किया, डीजीसीए ने ओवरसी नहीं किया कि वो लागू करें, एविएशन मिनिस्ट्री ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो ये साफ नजर आता है कि सिर्फ ऐसा मान लीजिए इंडिगो की गलती तो है ही, बाकी जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो इनका काम था ये सब देखना, उनकी गलती नहीं है। जैसे ये मोनोपोली टूटनी चाहिए, ये मोनोपोली टूटनी चाहिए। देखिए, इसका दो एक तो इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट होता है और दूसरा है इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट में आपको त्वरित कोई न कोई रास्ता निकालना है। इस एक क्राइसिस ने बता दिया है कि आपके सिविल एविएशन के पूरी परिचालन प्रणाली जो है उसमें दोष है। दूसरा, जो मैनेजमेंट है कंप्लीट ये सिविल एविएशन का ऊपर से नीचे तक, वो दोषपूर्ण है। और साथ ही साथ जो एयरवेज कंपनियां हैं उसके अनुपात में भी दोष हैं। तो इन तीनों को तो लॉन्ग टर्म होगा, लेकिन तत्काल क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए चाहे मिनिस्ट्री के लेवल पर किसी जगह एक व्यक्ति को बैठाया जाए और डीजीसीए को सस्पेंड करके वहां कुछ ऐसे अनुभवी लोग, क्राइसिस के लोग बैठे और जो कुछ है उसको त्वरित दृष्टि से परिचालन कराएं, तब यह रास्ता निकल सकता है। और राहुल जी कह रहे हैं, देखिए, किसी भी कंपनी ने उसका पूर्ण पालन नहीं किया है। रिपोर्ट आ गई है, सबकी संख्या आ गई है, कितने पायलट हैं, लेकिन चूंकि 60% आपका इंडिगो के पास है, इसीलिए वो स्थिति पैदा हो गई है कि 60% ही अगर कोलैप्स कर गया है तो 40% में इतनी कंपनियां उसकी भरपाई नहीं कर सकती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज ये किराया तय हुआ है सौरभ जी, जिस प्रकार से इस देश में किरायों को लेकर के रेल से और हवाई जहाज तक मनमानी हो रही है लोगों के साथ ना, उस पर सरकार को पहले एक्शन लेना चाहिए। देख रहे हैं सरकार की तरफ कि सरकार अब इस परिस्थिति को ठीक कैसे करती है और ये सुनिश्चित करे कि ये दोबारा कभी ना हो। अभी भी सौरभ जी, आप अभी भी जो सरकार ने जो किराया तय किया है 18,000 रुपया मैक्सिमम तैयार किया है, 1,000 किलोमीटर से ज्यादा। लेकिन आप मजेदार बात है, ये आज के दिन में सारी फ्लाइट्स जो है वो भरी हुई जा रही हैं। आप रूट वाइज इसको क्यों नहीं कर रहे हैं? 18,000 रुपया क्या, यहां से तो आदमी श्रीलंका चला जाता है, यहां से तो आदमी थाईलैंड चला जाता है। इसका मतलब है कि शुद्ध गुंडागर्दी है एयरलाइंस की, और इसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के लोग जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, या तो मिले हुए हैं या साझेदार हैं इसके। इससे भारत की दुनिया भर में साख कमजोर हुई है, बिल्कुल सी बात है। जब तक हम इसका असर वहां नहीं समझेंगे तब तक हम शायद इलाज भी पक्का नहीं कर पाएंगे। पूरा भारत जो है शर्मिंदा हुआ है पूरी दुनिया के सामने। इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था, इतना आना जाना, दुनिया भर के लोग भारत की तरफ देखते हैं, आते हैं। आज क्या देख रहे हैं? और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा हुआ है, टूरिस्ट सीजन है, शादियों का सीजन है, टूरिस्ट का सीजन है। सर देखिए, इंडियन में सिविल एविएशन की स्थिति देखिए, जेट एयरवेज चला जाता है,
सुब्रतो राज शुरू करते वो चला जाता है, सहारा शुरू करते वो चला जाता है, बड़े बड़े एयरलाइंस आती है सब चली जाती है। और अब जिस तरीके से अब इंडिगो का हुआ कि इंडिगो को लग रहा था कि बहुत टाइमली चलता है, अब उसने इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा कर दिया, तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि आजकल वो मीम चल गया ना कि ज्यादा एयरलाइंस लेकर आइए, इंडिगो का नाम बदल देना चाहिए, इंडिगो की जगह इट डिडंट गो कर देना चाहिए, इट डिडंट गो, जहाज बड़ा कहीं नहीं। एक आपको दूसरी खबर इंटरेस्टिंग देता हूं, हमारा यूएस के साथ जो भी मामला चल रहा हो, अमेरिका के साथ ट्रेड डील, रशिया तेल खरीद, जो कुछ भी और ट्रंप जितनी भी बातें कहते हो, इसके बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे लगता है कि दोनों देश जो है अपने कुछ मुद्दों को सुलझाने की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने भारत में अमेरिकी वीजा के लिए जो लंबा इंतजार करना पड़ता था, महीनों महीनों, कुछ मामलों में सालों, उसमें ड्रास्टिकली कटौती की है, बड़ी बहुत जबरदस्त कटौती कर दी है। जैसे जो वीजा जो है F1 कैटेगरी स्टूडेंट्स लेते हैं, M1 वोकेशनल स्टूडेंट लेते हैं, J1 एक्सचेंज विजिटर लेते हैं, यह वीजा लेने के लिए कम से कम समय जो था भारत में लोगों को वो लगता था 2 महीने का, अब इसको 15 दिन कर दिया गया कि 15 दिन में स्टूडेंट वीजा आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से जो B1 B2 वीजा होता है, बिजनेस वीजा और टूरिस्ट वीजा, इसके लिए 6.5 महीने का इंतजार करना पड़ता था, अब इसकी म्याद जो है वो 3 महीने कर दी गई है। और ये एक बड़ी शिकायत थी भारत में कि अमेरिका से कि वीजा के लिए बहुत टहलाते हैं, बहुत परेशान किया जाता है। अमेरिका ने इसका वेटिंग टाइम बहुत ड्रास्टिकली कट किया है। सर ये क्या बता रहा है? वैसे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि ऐसा हो रहा है। मुझे लगता है कि अमेरिका को भी जो अभी पुतिन साहब की विजिट हुई है उससे झटके लग रहे हैं। वो भी समझ रहा है कि भारत के प्रति जो उनकी पॉलिसी अभी तक रही है, जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाने की पॉलिसी लगाई है या फिर रिस्ट्रिक्ट करने का, मैं ज़्यादा कहूँगा कि भारत को एक तरह से कंटेन करने की जो पॉलिसी उन्होंने कोशिश की है वो कहीं ना कहीं टूट रही है। अब ट्रेड डील होती है नहीं होती है उसका भी एक डेलीगेशन आ रहा है यहाँ पर। अब वो होती है नहीं होती है, किन शर्तों पे होती है, उस पर भी भारत का एक जो हैंड है वो सबल हुआ है। मतलब पुतिन के दौरे की डोज मिली है ना? बिल्कुल मिली है। देखिए, प्रधानमंत्री का पुतिन को एयरक्राफ्ट के पास लेने जाना, उनको हग करना या उनको गले लगाना, ये सारे जो मैसेजेस हैं बड़े साफ तौर से गए हैं। अब देखिए, अमेरिका में जो मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पुतिन साहब को, मतलब भारत और रशिया को पास लाने के लिए ट्रंप साहब को पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो सोशल मीडिया अकाउंट देखने का बोला उन्होंने। सोशल मीडिया अकाउंट आपको सार्वजनिक करना पड़ेगा। आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे, अगर उनको लगता है कि अमेरिका के खिलाफ है, अगर ये द्वेषपूर्ण है, तो आपको H1B वीजा रोक दिया जाएगा। मतलब वो उनका राइट है, वो जो मर्जी देखें, लेकिन ये तो अघोषित बैन सा था, वीजा ही नहीं मिलते थे लोगों को। अमेरिका के विरुद्ध कुछ लिख देना अमेरिका के खिलाफ नहीं है।